इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से होते हुए ये कहानी मध्य प्रदेश तक पहुंचती है, फिर वहां से छत्तीसगढ़, यानी एक अपराध और 3 स्टेट। जी हाँ, ये कहानी है एक नरपिशाच की। नरपिशाच जो इसी समाज में रहता था, नरपिशाच जिसके लिए दौलत नशा ही सब कुछ था, जिसके लिए परिवार नाते रिश्ते कुछ भी मायने नहीं रखते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के बांकुरा थाना क्षेत्र से। बांकुरा थाना क्षेत्र पश्चिम बंगाल के जो कलकत्ता है राजधानी, उसके पास एक छोटा सा नगर है और इसी नगर में एक देवेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति का परिवार रहा करता था, आज भी है। देवेंद्र शर्मा का परिवार आधुनिक विचारों वाला था। उनकी एक बेटी थी आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा अच्छी खासी पढ़ी लिखी मॉडल ख्यालों वाली लड़की। एक दिन आकांक्षा शर्मा अपने परिवार से कहती है कि अमेरिका में उसकी नौकरी लग गई है और वो अमेरिका जाना चाहती है। परिवार वाले खुश होते हैं, उसे अमेरिका जाने की अनुमति देते हैं। आकांक्षा अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है। हफ्ता बीतता है, महीना बीतता है, कुछ दिन तो आकांक्षा अपने परिवार वालों के संपर्क में रहती है। फिर एक दिन उसका संपर्क परिवार वालों से टूट जाता है। अब वो सिर्फ फेसबुक अकाउंट के माध्यम से अपने परिवार वालों के संपर्क में रहती है और एक नंबर से वो परिवार वालों को सिर्फ मैसेज करती थी। परिवार वाले जब उसको मैसेज करते कि बेटा बात करना है, तुम्हारी आवाज़ सुने बहुत दिन हो गया, तो कहती कि ये सीन दूसरे टाइप का है, इसमें हम बात नहीं कर सकते, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, और चूँकि अमेरिका का कानून बड़ा सख्त है तो मैं बात नहीं कर सकती। ये तमाम तरह की बातें वो मैसेज में लिख के भेजा करती थी। अब ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। परिवार वालों को संदेह हुआ कि ऐसी क्या बात है कि बेटी मैसेज करती है, फेसबुक से भी मैसेज करेगी, मैसेंजर से, और फ़ोन के SMS से भी मैसेज आता है, SMS आता है, लेकिन वो फ़ोन पर बात नहीं करती। इसी दौरान एक युवक उनके पास पहुंचता है और अपना नाम उदयन दास बताता है और कहता है कि आकांक्षा जो है वो अमेरिका में है और अच्छे से है, और उसने मुझे आप लोगों के पास भेजा है आप लोग का हाल चाल जानने के लिए और अपना हाल चाल बताने के लिए। और वो ये भी उसने कहा कि यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो मुझसे बताइएगा, मैं आपको जाने की व्यवस्था कर दूंगा आप भी आकांक्षा के पास। तो परिवार वाले इसकी बात सुनकर कुछ दिन तो शांत रहते हैं। वो युवक भी 2-4 दिन उनके घर पर रहता है, अच्छा घुल मिल जाता है। परिवार वालों को ऐसा कोई संदेह नहीं होता है कुछ। युवक 4 दिन बाद वापस चला जाता है। फिर वही सन्नाटा, फिर वही खामोशी, फिर वही इंतजार। युवक के जाने के बाद 6 महीने बीत जाते हैं। अब परिवार वालों को कुछ संदेह होता है। परिवार वालों को लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। आकांक्षा का सिर्फ फेसबुक के मैसेंजर से बात करना, आकांक्षा का सिर्फ SMS करना, और युवक का घर आकर ये कहना कि आकांक्षा सलामत है, अमेरिका में है, नौकरी कर रही है, तो परिवार वालों को इस पूरे मामले में कहीं ना कुछ गड़बड़ लगा। तो आकांक्षा के भाई ने आकांक्षा का मोबाइल ट्रेस करवाया। आकांक्षा का जब मोबाइल ट्रेस हुआ तो उसका मोबाइल भोपाल के साकेत नगर का लोकेशन बताने लगा। परिवार को संदेह हुआ, तत्काल बांकुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बांकुरा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम को इसकी जांच में लगा दी गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की, पूरा डिटेल खंगाला, पूरी बात समझा, तब पुलिस को भी उस युवक पर संदेह हुआ जो युवक इनके घर पर आया था, जो ये बताने आया था कि आकांक्षा अमेरिका में और नौकरी कर रही है, और आप लोग को भी अगर अमेरिका जाना है उससे मिलने तो मैं आपको भेजने की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो पुलिस ने जब उस युवक के बारे में पता किया तो युवक भोपाल के साकेत नगर का निकला। बांकुरा थाना क्षेत्र की एक टीम तत्काल भोपाल पहुंची, साकेत नगर, और
2 फरवरी 2017 को पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया और जब वो युवक गिरफ्तार हुआ तो एक पुलिस का एक ऐसे सच से सामना हुआ जिसकी कल्पना तक पुलिस ने नहीं की थी, जिसकी कल्पना आकांक्षा के परिवार वालों ने नहीं की थी, जिसकी कल्पना छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी नहीं की थी। एक ऐसा राज सामने आने वाला था, एक ऐसी कहानी सामने आने वाली थी जो सदियों तक लोग याद रखते हैं। अब पुलिस उस युवक को पकड़कर बंगाल लाती है, बांकुरा थाना क्षेत्र लाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। अब पूछताछ में जब कहानी सामने आती है आकांक्षा शर्मा की, वो ये था कि आकांक्षा और युवक ने अपना नाम उदयन दास बताया, उम्र 37 साल, पिता बीके दास और माता इंद्राणी दास। युवक उदयन दास का 3 जगहों पर घर था, दिल्ली, भोपाल और छत्तीसगढ़ के डीडी नगर में। तो ज़्यादातर वो भोपाल में ही रहता था। अब उसने कहानी पुलिस को जो बताई उसके मुताबिक आकांक्षा शर्मा से उसकी दोस्ती फेसबुक से हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। और उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा से ये कहा था कि वो अमेरिका में बड़ा बिजनेस करता है, अगर उसे नौकरी चाहिए अमेरिका में तो उसके पास आ सकती है, वो उसे अमेरिका में अच्छी नौकरी लगवा देगा। आकांक्षा शर्मा उसके झांसे में आती है और घर वालों को ये कह निकल जाती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ नौकरी करने, और घर वाले उसको जाने की अनुमति दे देते हैं। आकांक्षा शर्मा दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली में उसकी उदयन दास से मुलाकात होती है और दोनों दिल्ली के अपने उस घर में काफ़ी दिन तक रहते हैं। वहाँ से फिर दोनों भोपाल आ जाते हैं, साकेत नगर, जो उदयन दास का जहाँ घर था, और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। तो इस दौरान समय बीतता है, आकांक्षा को कुछ ऐसा संदेह होता है उदयन दास के ऊपर कि कोई बहुत बड़ी चीज छुपा रहा है, बहुत बड़ा राज ये छुपाया बैठा है, बहुत ऐसा कोई गहरा राज जिस छुपाए ये शख्स बैठा है। तो उसके मन में ये चलता है और उधर उदयन दास को ये संदेह है कि आकांक्षा पीठ पीछे उसके साथ धोखा कर रही है, वो किसी और युवक से बात करती है, वो किसी और युवक के संपर्क में है, वो किसी और युवक को चाहती है। तो दोनों के मन में कसमकस चल रही है। आकांक्षा को लगता है कि उदयन कोई बड़ा राज छुपाए बैठा है और इधर उदयन को लगता है कि आकांक्षा उसे धोखा दे रही है, आकांक्षा किसी से बात कर रही है। तो 14 जुलाई 2016 को आकांक्षा किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी उदयन वहाँ पहुँचता है और उससे संदेह होता है कि शायद अपने नए बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। तो दोनों के बीच इस बात पे विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ता है कि उदयन आकांक्षा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अच्छा देखिए, हत्या करने के बाद भी वो बिल्कुल घबराता नहीं, लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाना शुरू करता है। वो अपने घर में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदता है और बाजार से जाके एक ताबूत लेकर आता है। ताबूत में आकांक्षा शर्मा को बंद करता है और उस गड्ढे में दफन कर देता है। उसके बाद वो गड्ढे में पलंग के आकार का चबूतरा बनाता है, सीमेंट का चबूतरा बनाता है और उसके ऊपर गद्दा बिछा देता है। और उसकी डेयरिंग देखिए, ना हत्या का भय, ना कोई डर। वो उसी चबूतरे पे रोज सोता था और यहाँ तक जब वो कालगर लाता अय्यासी करने, तो उसी चबूतरे पे, उसी जिसे उसने पलंग का शक्ल दे रखा था, उस पर वो अय्यासी करता। नीचे आकांक्षा शर्मा की लाश और ऊपर उदयन की अय्यासी। इस खुलासे के बाद कलकत्ता पुलिस फिर
उद्यन को लेकर साकेत नगर उसके घर पहुंचती है और साकेत नगर पुलिस की मदद से उसके घर में उस चबूतरे को तोड़वाया जाता है और खुदाई की जाती तो अंदर से आकांक्षा का नरकंकाल निकलता है। डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए मैच हो जाता है। तो आकांक्षा शर्मा की हत्या का मामला खुलता है, कोर्ट में केस चलता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलता है इसका। और न्यायाधीश सुरेश विश्वकर्मा इस मामले में उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। अभी तो ये शुरुआत थी, इसके बाद एक और बड़ी कहानी सामने आने वाली थी और वो कहानी छत्तीसगढ़ से सामने आने वाली थी। अब बंगाल पुलिस जब उससे पूछताछ करती है आजीवन कारावास की सजा सुनाने के पहले, तो बंगाल पुलिस के सामने एक बड़ी कहानी उद्यन बताता है कि आकांक्षा के पहले उसने 2 लोगों की और हत्या की और इसी तरह उन्हें भी जमीन पर गाड़ दिया है। पुलिस भी सन्न रह जाती है और पूछती है कि कौन। जब उद्यन दास बताता है कौन, तब यकीन मानिए लगता है कि जैसे सुई गिरने के बाद कोई बड़ा धमाका हुआ। उद्यन दास बताता है कि उसने अपने पिता बीके दास 70 साल और अपनी माता इंद्राणी दास 65 साल की भी हत्या कर दी। यह बात बांकुड़ा थाना पुलिस, कलकत्ता पुलिस, रायपुर पुलिस को बताती है। तब रायपुर के एएसपी विजय अग्रवाल को ये केस की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप उदयन दास से पूछताछ कीजिए नए सिरे से और इस बात का पता लगाइए कि क्या वास्तव में वो सच बोल रहा है। पुलिस की एक टीम कलकत्ता पहुंचती है, उदयन दास से पूछताछ करती है और उदयन दास बताता है कि हाँ, मैंने अपने माता पिता की हत्या कर दी और डीडी नगर में जहाँ उनका मकान था वहाँ उनकी लाश को दफन कर दिया। अब रायपुर पुलिस उसे न्यायालय से अनुमति लेकर रायपुर पहुँचती है, डीडी नगर उस मकान में पहुँचती है जिस मकान पे कभी दास परिवार रहा करता था, लेकिन अब वो मकान बिक चुका था। पुलिस उदयन दास के बताए जगह पर गड्ढा खुदवाती है और जैसे जैसे गड्ढा खुदता जाता है वैसे वैसे एक क्राइम की एक बड़ी कहानी सामने आती है। वहाँ 2 नरकंकाल मिलते हैं, 7 साल पुराना नरकंकाल। पुलिस उनका डीएनए करवाती है, डीएनए मैच हो जाता है और जो उनकी पहचान बीके दास और इंद्राणी दास के रूप में होती है। अब पीछे चलते हैं इस कहानी की। बीके दास जो थे वो भोपाल के भेल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, फेमस कंपनी, वहाँ सरकारी मुलाजिम थे। और इंद्राणी दास बीके दास की पत्नी वो भी भोपाल में सरकारी नौकरी पे थी, दोनों सरकारी नौकरी। उदयन दास उनका इकलौती संतान और पैसे की कमी नहीं, माता पिता के लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ा कि उसे हर दिन नशे के लिए पैसा चाहिए होता था। और अच्छा खासा बीके दास जी के पास पैसा था तो उन्होंने 3 घर उस दौरान लिए थे। एक घर उनका साकेत नगर भोपाल में था, एक घर दिल्ली में था और एक घर डीडी नगर रायपुर में था। क्योंकि कभी वो उनके किसी परिचित के माध्यम से उन्होंने यहाँ मकान खरीदा था और संपत्ति बनाने के नाम से मकान खरीदा, तो कभी कभार इस घर में भी वो आकर वो लोग रहते थे। तो 2010 की बात है, दास परिवार डीडी नगर के इसी घर में रहने आया और एक दिन अचानक गायब हो गया। जब उदयन से पड़ोसी पूछते कि अंकल आंटी कहाँ चले गए, तो वो बताता है कि पिताजी को हार्ट की बीमारी थी और वो माताजी के साथ बीमारी का इलाज कराने के लिए दिल्ली गए हैं, कभी कहता भोपाल गए हैं। तो लोगों को लगता था कि दिल्ली में भी घर है, भोपाल में भी घर है, हो सकता है कहीं। और जब उदयन की बहन पूछती थी तो वो भी टाल मटोल कर देता था कि वो तो भोपाल में है और कभी कहता दिल्ली में है। और बहन ने संदेह पर डीडी नगर थाने में गुम इंसान का मामला भी दर्ज कराया
लेकिन जाने क्यों उस वक्त पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नहीं तो ये मामला 10 साल पहले ही खुलता। स्वाभाविक है, पुलिस पूछताछ उस वक्त करती और खुलता। तो कुछ इस तरह का मामला था और वो बताता है कि आखिर उसने माता पिता की हत्या की कैसे। तो उदयन दास का कहना था कि वो माता पिता से जब जब पैसे मांगता था नशे के लिए तो विवाद करते थे और खासकर माँ अक्सर उसे टोका करती थी। तो एक दिन गुस्से में, 2010 की बात है, गुस्से में उसने माता पिता का, पहले पिता का गला दबाया। माँ ने देख लिया तो माँ को भी मार दिया। वो कहता भी रहा कि मैं माँ को मारना नहीं चाहता था और अपना आकांक्षा को मारना चाहता था, क्योंकि वो अपनी माँ इंद्राणी पांडे से भी बेहद प्यार करता था और आकांक्षा से भी बेहद प्यार करता था। और उसने सबूत के तौर पे दिखाया कि उसके हाथ में माँ के नाम का भी टैटू था और आकांक्षा के नाम का भी टैटू था, लेकिन उसने दोनों की हत्या की। माँ को और पिताजी को मारने के बाद उसने पूरे दिन लाश को घर में रखा और गार्डन में, जो बड़ा सा गार्डन था, उसमें सेप्टिक टैंक बनाने के बहाने कुछ मजदूर बुलवाया, उसमें गड्ढा खुदवाया और रात होने का इंतज़ार किया। माता पिता की लाश को गड्ढे में डाला और गड्ढे को दफन कर दिया और उसके ऊपर बाद में उसने गार्डन लगा दिया, फूल पौधे बो दिए। मतलब देखने से लगता ही नहीं था कि ये जगह कभी इस जगह में कभी गड्ढा किया गया होगा, इस जगह में नीचे 2 लाशें दफन होंगी। तो इस तरह 3 मामले खुले और जब पुलिस ने उदयन दास के बारे में पता लगाया तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। उदयन दास हिटलर का बड़ा प्रेमी था। वो हिटलर की किताबें पढ़ता था, वो हिटलर से प्रभावित था और उसने 110 फर्जी फेसबुक अकाउंट बना रखे थे। 10 फर्जी फेसबुक अकाउंट में वो एक अकाउंट आकांक्षा शर्मा का भी था, एक अकाउंट उसके पिताजी का भी था, एक अकाउंट उसकी माँ का भी था, ताकि उसके नाते रिश्तेदार बहन भाइयों को, जो और लोगों हैं, उनको लगे कि नहीं माता पिता तो फेसबुक में एक्टिव है, मैसेंजर से में बात भी होती है, सब कुछ ठीक है। और कुछ अकाउंट उसने रेहान तो कुछ लड़कियों के नाम से भी फर्जी अकाउंट बना रखे थे। 110 अकाउंट को अकेले हैंडल करता था। तो ये चीज़ें भी सामने आई। दूसरी ये बात भी सामने आई जब रायपुर में उसने अपने माता पिता की हत्या की 2010 में। उसके कुछ दिन बाद उसने रायपुर के डीडी नगर वाले मकान को 2 करोड़ रुपया में बेच दिया था। 2 करोड़ में बेचने के बाद उसने उस पैसे से गाड़ी कार खरीदी थी और एक होंडा सिटी कार, 2 कार खरीदी और जो भोपाल के साकेत नगर के घर में 1.5 लाख रुपए का होम थिएटर लगवाया था। और भोपाल के जो एक MP नगर क्षेत्र है, वहाँ के फेडरल बैंक में उदयन दास के पिता BK दास ने अपना और उदयन दास का ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के रखा था। तो हर महीने उदयन दास वहाँ से भी पैसे निकालता था, पेंशन के पैसे, जो भेल के कर्मचारी थे इसके पिता BK दास, और वहाँ से जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता था तो बैंक से भी पैसे निकालता था। और जब बैंक कर्मी उसके माता पिता के बारे में पूछते तो टाल मटोल करता, कहता कि दिल्ली में है, कभी कहता रायपुर में है। अब लोग जानते थे कि 3 जगह घर है तो हो सकता है कहीं हो, इसलिए ज़्यादा संदेह नहीं। लेकिन एक गुम इंसान की लड़की से शुरू हुई कहानी कैसे बंगाल से होकर दिल्ली, फिर MP मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ पहुंची और MP के साकेत नगर से एक घर में एक नरकंकाल उगला और छत्तीसगढ़ के DD नगर से एक घर में 2 नरकंकाल उगला। तो एक नरपिशाच था जिसने पैसे और नशे के लिए अपने माता पिता की परवाह नहीं की, जिसने अपनी मोहब्बत की परवाह नहीं की। जो माँ उससे बेइंतहा प्यार करती थी, लाड करती थी, उसने उसके भी परवाह नहीं की। और बार बार ये कहता है कि मैं माँ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मारना पड़ा। उधर आकांक्षा के मामले में कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, आजीवन कारावास की, और बाद में उसने हाई कोर्ट में अपील भी दर्ज किया। और इधर रायपुर में भी मामला चला। पुलिस ने
17 फरवरी 2017 को उसे यहाँ गिरफ्तार किया और 2018 में उसके खिलाफ चालान पेश किया। 38 लोगों ने मामले में गवाही दी, जिसमें डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जिसमें जांच करने वाले अधिकारी, आस पड़ोस के लोग, तमाम लोग थे। 38 लोगों ने कोर्ट में गवाही दिया और उन साक्ष्य सबूत और गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने, जो धीरेन्द्र सिंह ने, उन्होंने भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई उद्यन दास को। तो उद्यन दास को 2 जगहों से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, कलकत्ता में और रायपुर में। तो अभी वो जेल में, और उसने दोनों मामले में हाई कोर्ट में अपील की है। तो ये कहानी थी एक नरपिशाच की, जो अपने समय में खूब सुर्खियों में आई, अखबारों में, टीवी में। और उद्यन दास को जब कोर्ट में पेशी में लाया जाता था तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी कि समाज में ऐसा नरपिशाच भी रहता है जो अपने माता पिता की हत्या कर सकता है, उन्हें ज़मीन में दफन कर सकता है। तो किए की सज़ा मिली, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज उद्यन दास जेल में है और क्राइम की छोटी सी कहानी मैंने जब गूगल में सर्च कर रहा था तो नज़र पड़ी, मैंने कहा आपको सुनाया जाए। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उससे पहले मैं कुछ अब मेरे शुभचिंतक जो बार बार मुझे मेल में बहुत बारीकी चीज़ बताते हैं, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप जिन जिन गलतियों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं। निश्चित तौर पे उन गलतियों को सुधारने का अपने प्रयास लगातार करूंगा और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और जो भी कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। आप लगातार मुझे इस तरह से सुझाव देते रहें, मुझे बताते रहें, मुझे अच्छा लगेगा, लगता भी है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।